हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपका स्वागत है साकी फिजिक्स में। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने ये नया यूनिट स्टार्ट किया था, वर्क एनर्जी एंड पावर। उस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज हम और कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उस तरीके से हम आगे जाएंगे। तो आज का टॉपिक है, पहले हम लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम वर्क डिस्कस किया था। तो आज हम पहले यहाँ पे एनर्जी डिस्कस करेंगे। एनर्जी एनर्जी ऑफ ए बॉडी is defined as the capacity of the body to do the work। तो अगर आपको याद होगा कि वर्क हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, दैट वाज द फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो अभी एनर्जी, इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता है। अभी मैं सिर्फ इसको ये बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये डेफिनेशन मैंने लिखी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू द वर्क। कोई काम करने की एबिलिटी अगर कोई इंसान में है तो हम उसको बोलेंगे ही इज हैविंग सच एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना काम वो कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगा जो एक फैमिलियर एग्जाम्पल है। वो इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमें आगे आने वाला है पावर। तो यहाँ पे पहले लेट अस डू वन थिंग। पहले इस चीज को क्लियर करते हैं, पावर का एक्सप्रेशन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करके फिर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। क्योंकि एनर्जी और पावर और वर्क, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लेट मी डू द पार्ट। तो यहां पर मैं लिखूंगा it is the measurement of the work done by any person या सिस्टम बोल सकते हैं, पर्सन या सिस्टम। तो अगर हमें एनर्जी मेजर करनी है तो हम क्या मेजर करेंगे? वर्क, बिकॉज एनर्जी इज वर्क, यानी कि ये कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंटेनर है, इसमें पानी है, तो उस कंटेनर को आप एनर्जी, यानी कि एनर्जी, लेट मी ड्रॉ इट हियर। सपोज ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें कितना पानी आएगा, ये जो पानी है इसमें, इसको मान लो दिस इज वर्क। और ये जो कंटेनर है इसको हम मानेंगे एनर्जी। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो वर्क है वो एनर्जी है, एनर्जी में वर्क है। यानी कि एनर्जी इज द टोटल कैपेसिटी, यानी कि इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, दैट इज वर्क। इसमें कितना पानी है उसको मान लो वर्क, और इसमें कितना आ सकता है दैट इज एनर्जी। यानी कि किसी इंसान की या किसी सिस्टम की कैपेसिटी वर्क करने की, दैट इज एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज यहां पे,
तो इट इज यूनिट्स आर सेम, इट इज मेजर्ड, यहां पे मैं लिखूंगा इट इज मेजर्ड इन जूल्स सेम एज वर्क, क्योंकि ये वर्क ही है एक्चुअल में, तो यूनिट्स भी है इसके सेम, और डायमेंशनल फार्मूला वगैरह सब वो भी सेम है। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल में टॉपिक है पावर। तो पावर के बाद मैं एक कॉमन डायग्राम इस तरीके से आपको दिखाऊंगा जिससे आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी। पावर, power of a person or machine या सिस्टम बोलो is defined as the work done by it in a given time। यानी कि हम पावर को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी गिवन टाइम में, टाइम फ्रेम यहां पे है कांस्टेंट, कि इस टाइम में कोई इंसान कितना काम कर सकता है। अगर मैं लिखूं टेक्निकल टर्म में तो पावर को मैं लिखूंगा इस तरीके से, पावर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ, या इस तरीके से, लेट मी मेक इट बिट इजियर, वर्क डन बाय टाइम। अभी अगर आप एक चीज यहां पे रिकॉल करेंगे, जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ते थे वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, डिस्टेंस, तो जब हम स्पीड पे आते थे, स्पीड में हम क्या करते थे, स्पीड लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल वी यूज्ड टू राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पे क्या मान लो आप, यहां पे मान लो ये जो डिस्टेंस है, कोई अगर कहीं से गया है, उसको कोई एनर्जी लगी है, यानी कि उसने कोई वर्क डन किया है, तो वो यहां पे वर्क डन है, यानी कि डिस्टेंस इज वर्क डन। अब टाइम कितने टाइम में किया, एट व्हाट रेट, यानी कि अगर मैं पावर को अब टेक्निकली, फुल टेक्निकली डिफाइन करूं तो इट इज ए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी कि किसी गिवन टाइम में कोई इंसान कितना वर्क कर सकता है, कितना काम कर सकता है। तो उस तरीके से इसको आप एनालॉगस इस तरीके से ले सकती है, यानी कि वर्क डन क्या है, कोई इंसान कहां से गया, सपोज मान लो एक जगह से दूसरी जगह 20 किलोमीटर गया, उसको हम बोलेंगे उसने डिस्टेंस कवर कर ली, दैट मीन्स वर्क। अब कितना तेज वो गया, दैट इज पावर। सेम जिस तरीके से वहां पे कितनी तेजी से वो गया, किस स्पीड से गया, हम उस चीज को वहां पे स्पीड से डिफाइन करते हैं, यहां पे हम उसी चीज को पावर से डिफाइन करेंगे। तो डिफरेंस ये है। अब अगर हम इसके ऊपर जाएंगे, इसके एक्सप्रेशन वगैरह, तो मैं अगर अब टेक्निकली इसको लिखूंगा, फिर जिस तरीके से हम लिखते थे v इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस अपॉन डी टी, या एक्सलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा तो P विल बी इक्वल टू, सो P विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस वर्क मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी ऑलरेडी नो दैट वी, जस्ट अ मोमेंट, लाइट, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इंस्टेंटेनियस वर्क हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिखते थे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो इस डी एस को अगर हम पुट करेंगे, पुट डी डब्ल्यू इन फर्स्ट,
हमें क्या मिलेगा फिर, P विल बी इक्वल टू dw के बदले क्या डालेंगे, F ds अपॉन dt, which implies now ds अपॉन dt, ये एक्चुअल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वो होता है वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, P इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, यानी कि हम फोर्स को यानी कि पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। जिस तरीके से हम वर्क को डिफाइन करते थे फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, उस तरीके से अब हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं पावर को फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट्स वगैरह क्या होंगे अगर हम देखेंगे तो P इज इक्वल टू एफ वी, या लिखेंगे dw अपॉन, या तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर्स के क्या है न्यूटन और वेलोसिटी के क्या है मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल पर सेकंड, तो इस यूनिट को हम बोलते हैं वाट, ठीक है। तो यानी कि पावर का जो एसआई यूनिट है वो है वाट, यानी कि वाट में हम पावर को मेजर करते हैं। अब हम अगर 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट ऑफ पावर को डिफाइन करेंगे किस तरीके से, यहां पर लिखेंगे हम P इज इक्वल टू एफ इंटू एफ वी। तो P मेरा कब 1 होगा, P इज इक्वल टू 1 कब होगा, इंप्लाइज व्हेन F इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड। तो मैं कैसे लिखूंगा 1 वाट, सो 1 वाट ऑफ पावर can be defined as when 1 Newton of force is used and it makes body to move at 1 मीटर पर सेकेंड, या आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं जूल की टर्म में, वहां पे आप 2-3 चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे P आपको 1 लाना है, यानी कि F1 डाल दो, A डाल दो, इस तरीके से ये चीजें, ठीक है। तो या दूसरी टर्म में हम लिख सकते हैं इसको P इज इक्वल टू W अपॉन T या dW अपॉन dt, इस तरीके से। तो यहां पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 वाट ऑफ पावर कैन बी डिफाइंड एज when 1 joule of work is done in 1 second। तो यहाँ पे थोड़ा पहले वाले से इजी हो गया, ठीक है। तो यूनिट्स क्या है इसके, अब यहाँ पे हम समराइज थोड़ा करते हैं। यूनिट्स क्या है इसके, वाट दैट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर सेकंड। तो MLT फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं फिर, तो MLT फार्मूला जूल के लिए क्या लिखेंगे, पहले हम अब इसको पूरा खोल के लिखेंगे, न्यूटन मीटर, ठीक है, पर सेकंड। तो न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ये हो गया न्यूटन का, और यहाँ पर है एम, और नीचे क्या है ऑलरेडी एक और सेकंड, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो अगर हम इसको एमएलटी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फिर, m1, एल के ऊपर क्या है 2, और टी के ऊपर क्या है -2, mlt -2। तो इस तरीके से मतलब हम बेसिक पे, हमें इन चीज़ों में बेसिक पे जाना चाहिए इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। तो पावर का एक और फेमस यूनिट है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर मोस्टली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, मतलब मोटर्स का पावर मेजर करने के लिए। तो ये काफ़ी फेमस है, उसमें 1 हॉर्स पावर ये होता है बराबर 746 वाट्स के। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर, मैं भी इसको यूज़ करते आ रहा हूँ इस तरीके से, तो उतना मुझे नॉलेज नहीं है इसका कि ये क्यों है ऐसा। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द रीज़न इज बिहाइंड दिस। तो अब मैं जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो यहाँ पे लेट अस टेक दैट थिंग। सपोज मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है। मान लो कि इट इज फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। ये फिल्ड है वाटर से, यहां से कुछ पानी नीचे आ रहा है, ठीक है। यहां पे आप पूरा ध्यान रखो, ये जो है ये कवर, यानी कि ये टंकी जो है, इसको मैं मानता हूं टंकी, टैंक को मैं मानूंगा एनर्जी, यानी कि कैपेसिटी कितनी है। जो हमने बोला कैपेसिटी कितनी है, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन या सिस्टम या मशीन टू डू द वर्क डन, यानी कि इसमें कितना पानी होल्ड कर सकता है। वाटर को मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगा, वाटर को मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा वर्क, यानी कि इसमें कितना वर्क है। अब इससे पानी कितना निकल रहा है, यानी कि फ्लो, फ्लो हम किस तरीके से बता सकते हैं कि 1 सेकंड में 10 लीटर्स निकली, या 1 घंटे में 200 लीटर्स निकली, जितना वो निकल रहा है, यानी कि फ्लो, फ्लो जो है उसको मैं मानूंगा यहाँ पे पावर। तो ये काफी इजी है यहाँ से समझना, अगर आप इस एग्जांपल को समझोगे। ये है टैंक, दिस इज वाटर एंड दिस इज फ्लो। तो इस तरीके से, मतलब फ्लो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अगर आपको बताया जाएगा कि 1 घंटे में कितना फ्लो हुआ तो आप बताएंगे कि इतने लीटर्स, या आपको अगर फ्लो रेट मोर स्पेसिफिकली, तो 1 घंटे में इतने सारे लीटर्स आउट हो गए। तो आई होप कि इससे आपको काफी आइडिया आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं वर्क और एनर्जी और पावर के बीच में। तो आई होप कि मैंने क्लियर किया ये, आगे से आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा चीज यहां पे मैं नोट लिखूंगा, यहां पे एक और चीज, ये चीज क्लियर करने के लिए नोट, एनर्जी refers to the total amount of work done that a body can
डू, ठीक है। पावर डिटरमाइन्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर क्या बताएगा हमें कि कितने टाइम में, मतलब किस रेट से काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक रिलेशन आपको बताऊंगा यहाँ पे, जब उसमें समझाऊंगा, यानी कि एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम या वर्क। दूसरी तरीके से यहां पे पावर, पावर का क्या सीन है, डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। अब मैं यहां पे एक और चीज लिखूंगा, फिर से बैक हो जाऊंगा उसी पे। सिंस P इज इक्वल टू dW अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dW या W, यानी कि जितना ज्यादा काम होगा, सपोज इस टाइम को हम कांस्टेंट रखेंगे फॉर फर्स्ट केस, पावर को हम लेटर सपोज मैं टाइम 10 मिनट रखता हूं कांस्टेंट। अब इस टाइम में अगर ज्यादा काम मैंने किया तो दैट मीन्स कि मेरा पावर ज्यादा है। तो यहां पे मैं अच्छे से लिखूंगा इसको, फर्स्ट केस इफ टाइम इज फिक्स्ड, इफ टाइम इज फिक्स्ड यानी कि आपको कोई टाइम दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा फिर, P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dW या वर्क, मैं लिखूंगा P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। तो जितना ज्यादा आप इसमें काम करेंगे तो उसका मतलब है कि आपके अंदर उतना ज्यादा पावर है। अब सेकंड केस क्या लिखेंगे, इफ वर्क इज फिक्स्ड, यानी कि अगर वर्क फिक्स है, आपको काम दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि T विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि जितना कम, यानी कि देखो यहां पर इनवर्स रिलेशन है, जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा होगा, जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, यानी कि ज्यादा वर्क के लिए ज्यादा पावर। अगर मुझे पावर ज्यादा डिफाइन करना है, तो अगर मुझे ये बताना है कि मेरे अंदर ज्यादा पावर है, तो दैट मीन्स मुझे कम टाइम में काम करना है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, रटना नहीं है। आपको कोई बुक की डेफिनेशन, इसमें कोई भी जो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखाऊंगा, इसको आप दिमाग में रखो, समझो, कोई और डेफिनेशन फॉलो मत करना। टाइप्स ऑफ एनर्जी हम लिखते हैं, तो पहले मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे मैं डिफाइन करूंगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू accelerate a body to any velocity। मतलब क्या है, अगर आप कोई बुक में डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। तो उसके दौरान तो काफी सारी एनर्जीज इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा।
सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। कंसिडर यहां पे ये जो पोजीशन ए है, यहां पे बॉडी रेस्ट में है, यानी कि v इज इक्वल टू 0। अभी इसने कुछ डिस्टेंस यहां तक कवर कर ली, और इस डिस्टेंस को कवर करने के दौरान इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, सपोज मान लो v। तो अब जो इसको यहां पे एनर्जी लगी यहां 0 से इस v तक पहुंचने में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो? यानी कि किसी, ये हम रिलेटिव तरीके से भी, कोई बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, अगर उसको हम 20 मीटर पर सेकंड कोई फोर्स दे रहे हैं और उसको वहां पे 20 मीटर पर सेकंड पे मतलब एक्सेलरेट करवाते हैं, तो जो वहां पे एनर्जी लगती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उस 10 तक पहुंचने में भी ऑलरेडी उसको कोई एनर्जी लगी होगी। तो यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिंपली ये रखो कि किसी स्पीड तक पहुंचाने में जो हमें एनर्जी लग सकती है बॉडी को, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब अगर इसके एक्सप्रेशन की बात की जाए तो इट विल मेक सम डायरेक्शंस आल्सो हियर, ठीक है। अब अगर कुछ एक्सप्रेशंस की बात, अगर इसके एक्सप्रेशन की बात की जाए तो काफी इजी है, तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन ले लेता हूं। लेट अस सपोज मास m है, तो लेट अस ने लिख ही लेता हूं। लेट अस कंसिडर मास इज इक्वल टू m initial velocity is equal to 0, final velocity is equal to v, और क्या है, let us suppose acceleration is equal to a, distance covered, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू s। तो हमारे पास हम क्या कंसिडर करेंगे, एक बॉडी मूव की पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो इस दौरान ये एक्सेलरेट हो गई, पहले तो 0 में थी, फिर इसकी स्पीड v हो गई। अब हम क्या करेंगे हमारे पास काइनेमेटिक्स इक्वेशंस है, वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सिंस u जो है वो 0 है यहाँ पर, क्योंकि बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पर, a विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अब नाउ एनर्जी को क्या लिखेंगे, यानी कि यहां मैं लिखूंगा यहाँ पर वर्क जो है वही तो यहाँ पे एनर्जी है ना, तो उसको मैं लेट अस सपोज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखूंगा F डॉट ds, ठीक है, या F डॉट W इज इक्वल टू F इंटू S, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक कोई काम किया तो दैट मीन्स फोर्स F हमने अप्लाई किया और डिस्टेंस S कवर कर लिया, हम कोई डिफरेंशियल की बात नहीं कर रहे। तो F को क्या लिख सकते हैं हम एक्चुअल में, सिंस F इज इक्वल टू ma,
सो विच इम्प्लाइज फोर्स क्या होगा फिर यहाँ पर m इंटू ए, ये वाला डाल देंगे यानी कि v स्क्वायर बाई 2s। तो विच इम्प्लाइज, अब हम इसको पुट करते हैं इसमें, यानी कि w क्या होगा फिर m इंटू वी स्क्वायर बाई 2s इंटू s। तो ये s और s कैंसल आउट हो गया, तो हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का। या अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड से भी, या दूसरा मेथड में भी आपको इजी लगे। अल्टरनेटिवली किस तरीके से क्या लिखेंगे हम, डी डब्ल्यू यानी कि डिफरेंशियल वर्क हम किस तरीके से लिखेंगे, एफ डी एस। ठीक है, तो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए किसके बराबर रहता है, डी वी अपॉन डी टी, यानी कि हम लिख सकते हैं एम डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ के बदले डालेंगे एम डी वी अपॉन डी टी इंटू हो गया डी एस। ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग, इसको मैं एक पेयर बना देता हूं और इसको अलग से रख लेता हूं। तो या मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, तो इसको इसमें पुट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एम अपनी जगह पे रहेगा, डी एस बाई डी टी के बदले क्या लिखेंगे वी, वो डी वी यहाँ पे अपना ही है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब अगर हमें कंप्लीट निकालना है, देखो यहाँ पे हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दूसरा निकाल सकते हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मैं यहाँ पे दो केसेस दूंगा। केस 1, व्हेन बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि u इज इक्वल टू 0, पूरा ध्यान रख लेना यहाँ पे। तब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। तो कहां से कहां हमने एक्सेलरेट किया, यानी कि बॉडी पहले 0 पे थी तो पहुंची कहां पे, v पे, इज इक्वल टू एम वी डी वी इंटीग्रल 0 टू v। तो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू v, क्योंकि बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो साथ साथ में मैं थोड़ा वो रिकॉल कर लेता हूँ। तो लेट अस सपोज यहाँ से m/2 कॉन्स्टेंट है, इनको बाहर लेके जाते हैं, तो अंदर में क्या बचा, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये ज्यादा कन्वीनियंट मेथड है ये वाला, क्योंकि यहां से आप दोनों चीजें निकाल सकते हैं। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, केस 2, केस सेकंड, व्हेन बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग with some initial velocity u। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम लाएंगे इसी एक्सप्रेशन को, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dw from u to v is equal to integral
एम वी डी वी फ्रॉम यू टू वी, यानी कि u इसकी ऑलरेडी थी तो हमने स्पीड इसकी इंक्रीज कर दी या डिक्रीज कर दी, वो पता चलेगा अगर नेगेटिव आया, अगर बाद में मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या होगा। यानी कि u पहले इसकी स्पीड थी तो हमने इसको एनर्जी दी कुछ या एनर्जी ली, वो पता चलेगा आगे मैं उसमें डिस्कस करूंगा। तो उसको हमने v की स्पीड पे पहुंचाया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा फिर, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम u टू v। तो सेम तरीके से लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू m/2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इफ, तो इसको, इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डेल्टा के ई हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इफ डेल्टा के ई इज पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन, दैट मीन्स बॉडी हैज बीन एक्सेलरेटेड, यानी कि जो पहले स्पीड थी गाड़ी की वो अब इंक्रीज हो गई। अब अगर इफ, दूसरा केस, इफ डेल्टा के ई इज लेस देन 0 विच इंप्लाइज बॉडी डिसेलरेट्स, यानी कि बॉडी की, यानी कि जो हमारी पहले स्पीड थी उससे तो कम ही हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, क्योंकि हम क्या यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू ही ज्यादा है तो तब ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी ना, तो दैट मीन्स कि ये बॉडी डिसेलरेट हो गई है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आई होप जो चीजें मैंने अभी तक क्लियर की, मैंने अपना बेस्ट दिया और बेस्ट तरीके से आपको समझाया। नाउ इट इज अप टू यू, आप किस तरीके से आप इसको समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो अब हम रिलेशन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन होती है। तो वी नो दैट, अब हमें पता है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, लेट अस सपोज, अब से हम कन्वेंशन फॉलो करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई m, तो क्या मिलेगा हमें, k इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर अपॉन m इंटू वी स्क्वायर। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन फर्स्ट। वी नो दैट लीनियर मोमेंटम जो होता है p, वो किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हैं फिर, तो पुट p इन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाई m, और लिख सकता हूं मैं k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। देखो ये रिलेशन है
काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के दरमियान। अब हमें इससे कुछ चीजें, ये एक्सप्रेशन हमें क्या बोलता है, इससे हमें क्या पता चलेगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही चीजें हमें पूछी जाती है। वहां पे हमें डायरेक्टली कोई एक्सप्रेशन नहीं पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर मोमेंटम का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, एनर्जी का क्या है, पावर का क्या है, वो चीजें हमें नहीं पूछी जाती है, बल्कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो चीज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर तो यहां पर हमें क्या मिला देखने को, it shows that a body cannot have kinetic energy without having linear मोमेंटम। यानी कि एक बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती है अगर वहां पे लीनियर मोमेंटम नहीं है। इस चीज को यहां से हम समझते हैं। कैसे? देखो, अगर ये लीनियर मोमेंटम जीरो है तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जीरो। मास लेट अस कंसीडर दिस एज कांस्टेंट। तो दैट मीन्स कि ये जो लीनियर मोमेंटम और ये है, ये आपस में कपल्ड है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे हमें कुछ रिजल्ट से यहाँ पे वो मैं ड्रॉ करूंगा। पहला चीज ऑब्जर्वेशंस, या दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट, if P is equal to कांस्टेंट, यानी कि अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या होगा फिर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास है K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो विच इंप्लाइज, दैट मीन्स अगर ये P कांस्टेंट है तो दैट मीन्स K इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन 2m। तो विच इंप्लाइज K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि K अगर मास ज्यादा है तो K कम होगा, अगर m ज्यादा होगा तो K कम होगा। तो अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? देखो, यही चीजें आपको एंट्रेंस में पूछी जाती है, K वर्सेस m। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। कैसे? देखो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको डिफाइन कर देता हूं। लेट अस टेक दिस m जीरो। अगर ये m जीरो है तो ये ग्राफ जो है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसके साथ टच नहीं करेगा। अब अगर ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो ये ग्राफ जो है ये यहां से पैरेलल हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे ये इस तरीके से, यानी कि इनवर्स रिलेशन जो आपने ग्राफ्स मैंने पहले पढ़ाए थे, इनवर्स रिलेशन कैसे होता है, तो वो तरीका है यहाँ पर। अब हम जाते हैं सेकंड केस पर। इफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो इट इंप्लाइज, इट मीन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू m। 2 और कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि
implies p square is directly proportional to m, or p is directly proportional to under root of m, यानी कि इनका रिलेशन क्या है, रूट m जैसे इंक्रीज हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ किस तरीके से आएगा फिर, लेट अस सपोज दिस इज p एंड दिस इज m। तो अगर आपको याद होगा कि रूट का ग्राफ किस तरीके से आता है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, यानी कि 0 है तो 0 है, तो जैसे ही 1 आता है तो उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 तक ये इंक्रीज होता है, तो 1 के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब थर्ड केस क्या है इसका, केस नंबर 3, इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2m। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, k इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई कांस्टेंट, यानी कि ये चेंज हो ही नहीं रहा है, तो विच इम्प्लाइज k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस केस में p स्क्वायर के साथ इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा k होगा, ये हमारा p होगा। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से, दूसरी चीज, अगर हम लेट अस सपोज अगर हम ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे k वर्सेस p स्क्वायर, तो देन ग्राफ हमारा इस तरीके से हो सकता है। तो लेकिन आपको उन चीज़ों में नहीं पढ़ना है क्योंकि डीप मैथमेटिक्स है, तो आपको यहाँ तक एनफ है, यहाँ तक ये चीज़ें समझना आपके लिए काफ़ी है। अब हम जाएंगे हमारे आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे मैं कुछ नया यूज नहीं कर रहा हूँ, बस वही इक्वेशन को इधर उधर, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी, इन्हीं चीज़ों को इधर उधर करके ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो इसका स्टेटमेंट में लिखूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल work done by a net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body। तो क्या समझ में आता है यहाँ पर, जो वर्क डन हमें यूज होता है एक बॉडी को
नेट फोर्स के थ्रू डिस्प्लेस, यानी कि एक काम हम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, फोर्स के थ्रू हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वो जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर इस तरीके से मैं लिखूं तो दैट मीन्स W इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो सिंपल टर्म्स में ये है। अब हम इसके लिए जाएंगे, तो एक और चीज मैं यहां पे लिखूंगा, दैट मीन्स वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। यानी कि अगर कोई वर्क डन हो रहा है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो लेट अस डू एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, जो हमने ऑलरेडी किया वही हम फिर से करेंगे। यहां पर हमारे पास है वी हैव डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, एक डिफरेंशियल वर्क, ठीक है। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एम इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो पुट एफ इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, एफ के बदले क्या डालूंगा मैं, एम इंटू डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। अब ये डी एस बाई डी टी इसको मैं वी के बराबर लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एम वी इंटू डी वी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एम वी डी वी। तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वर्क। अब टोटल वर्क डन के लिए क्या करना होगा मुझे, सो W इज इक्वल टू इंटीग्रल U टू V डी डब्ल्यू, जो हमने ऑलरेडी किया, जो मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी, जब हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जब हम डिराइव कर रहे थे तो ये मैंने वहां पे आपको दिखाया। तो यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ, इंटीग्रल U टू V एम वी डी वी। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, एम वी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम U टू V। So W will be equal to m by 2 into V square minus U square। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो विच इम्प्लाइज डेल्टा के ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि ये वर्क जो हमने निकाला था वो किसके बराबर आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हेंस वर्क डन ऑन द बॉडी is equal to change in kinetic energy। तो कुछ बुक्स में लिखा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो गलत है, क्योंकि अगर हमें मान लो कि ये वाली क्वांटिटी ज्यादा हुई तो उस केस में तो क्या होगा, हमारी जो वर्क है वो नेगेटिव होगी, यानी कि उल्टा हो रहा है, काम सिस्टम पे नहीं, सिस्टम काम हम पे कर रहा है। तो यहाँ पे चेंज लिखना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस में लिखूंगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हेन, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको वो मैं यहाँ पे आप वर्ड्स में लिख रहा हूँ, व्हेन वर्क इज पॉजिटिव
implies kinetic energy will increase. ठीक है, ये चीज। एंड सेम अगर वर्क नेगेटिव है तो दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। दूसरा चीज यहां पे मैं लिखूंगा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल is true for any system whether forces are conservative or नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो आई होप कि आज हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर ली। तो और आई होप कि जो चीज़ें मैंने आज आपको यहाँ पे समझाई, पढ़ाई, इसमें एक्सप्लेन की, वो आपको सारी समझ में आ गई होंगी और आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से गो थ्रू करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। एंड आई होप कि आपको वो रिजल्ट्स मिले जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, और मुझे भी वो आउटपुट आपकी तरफ से मिले, क्योंकि आपकी सक्सेस दैट वुड बी माय आउटपुट। ठीक है, मेरे इनपुट का वही आउटपुट होगा अगर आप कामयाब हो जाएंगे। तो आई होप कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। कहीं पे अगर कंफ्यूजन आ रहा होगा, कुछ भी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लासेस ठीक लग रहे हैं, वर्थ लग रहे हैं कि हाँ इससे फ़ायदा मिलता है, किसी को फ़ायदा मिल सकता है, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर कर सकते हैं, सो दैट बाकियों को भी फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू, सी यू सून।